Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss hierarchy and span of control. हमने तीन प्रिंसिपल ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क एंड कोऑर्डिनेशन. आज हम करेंगे हायरार्की एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल. हायरार्की सिंपल मीनिंग रूल और कंट्रोल ऑफ द हायर ओवर द लोअर. जब हायर का लोअर के ऊपर रूल करना या कंट्रोल करना, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हायरार्की. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, ग्रुप ऑफ पीपल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रैंक्स. जब लोगों को रैंक में अरेंज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऊपर से नीचे तक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के दरमियान जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो हम किस तरह करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हायरार्की. जब रैंक्स हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. आल्सो नोन एज स्केलर प्रिंसिपल्स विच मीन्स लेडर. जैसे हम लेडर मीन्स सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या है, आगे बढ़ रहे हैं. तो उसी तरह जब हमारे रैंक क्या होते हैं, बढ़ते हैं एक हायरार्की में, तो उस जैसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसमें एक हायरार्की होती है. मीन्स कि हमारे रैंक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. एक हमारे ऊपर हायर अथॉरिटी होगी जो हमारे ऊपर क्या कर रही है, रूल या कंट्रोल कर रही है. तो जब रैंक हमारे बढ़ते हैं तो हम भी क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. तो उसी तरह जब हमारे रैंक बढ़ते हैं तो हम भी क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं. आप एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूपीएससी जो भी होते हैं, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं एग्जाम्पल, तो उनके भी क्या होते हैं, रैंक क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उनकी प्रमोशंस होती हैं. तो उस तरह हम कहते हैं कि अब उनके वो इस रैंक पर थे, फिर वो उससे ऊपर रैंक पर चले गए, फिर उससे ऊपर वाले रैंक पर चले गए. तो उस तरह जिन जैसे उनके रैंक उनके इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी अथॉरिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. उनकी अथॉरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. वही होती है हायरार्की. जब कंट्रोल करना या रूल करना हायर का लोअर के ऊपर, उस चीज़ को हम बोलते हैं हायरार्की. इन ऑर्गेनाइजेशन स्केलर मीन्स ग्रेडिंग ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स आपके पास कितनी अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड स्केलर. दिस हायरार्की बिकम्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इस तरह हायरार्की क्या बन जाती है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक इसको हम स्केलर चेन भी कहते हैं, हायरार्की को हम स्केलर चेन भी कहते हैं. और हायरार्की वर्ड जो है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है वेयर सम आर हायर एंड सम आर लोअर देन अदर्स. अब हम इसके कुछ फीचर्स भी देखते हैं. डिवीजन ऑफ फीचर्स ऑफ हायरार्की, डिवीजन इनटू यूनिट्स, फंक्शनिंग थ्रू प्रॉपर चैनल, टॉप टू बॉटम, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम क्या करते हैं, काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, डिवीजन इनटू यूनिट्स. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन ऑब्जेक्टिव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ which works is divided into various functions or unit which are further divided into sub units. हम units में divide कर देते हैं काम को, फिर उसके बाद हम further units में सब units को divide करते हैं जब तक कि हम अपने उस बेस तक ना पहुंच जाएं. Functioning through proper channel. This principle of hierarchy demands that no intermediate level to be skipped or jumped while dealing with higher or lower levels. हायरार्की में क्या होता है कि आप कोई भी जो भी कोई लेवल है उसको आप स्किप नहीं कर सकते. आपको एक पूरे प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो जाना पड़ता है. टॉप टू बॉटम, अथॉरिटी ट्रेवल्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम स्टेप बाय स्टेप और लेवल बाय लेवल. अब देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड पहले भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि एक ही बॉस से क्या करना है, ऑर्डर रिसीव करने हैं. वन सबऑर्डिनेट टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हायरार्की का फीचर है. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर कुछ भी नहीं. अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से फ्लोज करती है, फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. एडवांटेजेस ऑफ हायरार्की, हायरार्की के कुछ एडवांटेजेस भी हैं. सर्व एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम जैसे हम इसे देखने को मिलता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू काम होता है. डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिलती है. ब्रिंग एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाती है उसमें सेवरल पार्ट्स में जो है काम डिवाइड हो जाता है, उससे क्या हो जाती है, एफिशिएंसी हो जाती है और स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है. हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कंबाइन हो जाता, काम करने में जो भी है पूरा कंबाइन कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये हेल्प करता है. और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं उसके साथ कुछ हमेशा ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं.
इसमें किल्स इनिशिएटिव एंड मेक द रिलेशंस मैकेनिकल। अब हम देखते हैं जो भी डिसीजंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, तो वो सिर्फ हायर अथॉरिटी के पास की जो है वो होती है, उस राइट उसी के पास होते हैं कि वो ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं। जो भी किसी भी काम के लिए जो हायर अथॉरिटी उसके पास ज़्यादा पावर होती है, तो इस तरह जो इनिशियल लेवल पे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं तो उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है। तो इस तरह हम देखने को मिलता है हमें हायरार्की में किल्स इनिशिएटिव एंड मेक द डिसीजंस मैकेनिकल। जो भी हम डिसीजंस कैरी आउट करते हैं वो हम टॉप जो है मैनेजर है उससे करते हैं। रेड टेपिज्म हमें देखने को मिलता है बिकॉज जो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो इसमें काम होता है उसकी वजह से हमें अननेसेसरी डिले भी होता है हमारे कामों में, तो इसको हमने कहा रेड टेपिज्म भी इसमें है। रिजिडिटी आ जाती है इन ऑर्गेनाइजेशन में एंड इट इज़ अनएबल टू डेवलप अ डायनामिक ह्यूमन रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर्स। और उसके बाद उसकी कुछ स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी स्टेटमेंट हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपने अपने तरीके से इसके निमोनिक्स बनाकर इसे याद कर लें, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आती भी हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे या इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं यूजीसी नेट में। एलडी वाइट की जैसे है यूनिवर्सल एप्लीकेशन मींस क्या एप्लीकेशन से याद रखना है तो हम हमेशा ये इससे याद रखें कि एक वाइट पेज पे क्या है हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उस तरह इसको याद कर लें। मोने एंड रेले के अकॉर्डिंग जैसे स्केलर प्रोसेस है, सिंपल सी या हायरार्की स्केलर प्रोसेस है, जैसे आपके पास कितनी अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपके रैंक बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे सीढ़ी पे चढ़ते हो तो उस तरह आप आगे बढ़ते हो, इसी तरह आप के रैंक भी जो है वो बढ़ते हैं, तो वो है स्केलर प्रोसेस। अब हम देखते हैं मार्क्स वेबर की जब हम थिंकर्स करेंगे तो मार्क्स वेबर का जो अथॉरिटी है तो वो भी हम देखेंगे, तो कितने टाइप्स की अथॉरिटी है तो उसमें भी ये मैच करता है हायरार्की का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा उसके साथ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलो जो भी है ऑफिसेज वगैरह के लिए एग्जांपल याद रख लीजिए। मार्क्स वेबर जो है कितने ऑफिस में गया तो उसको जो है वो देखना था कि मुझे कितने मार्क्स याद रखिए, तो मार्क्स देखने वो कहाँ गया था, ऑफिस गया था। तो इसमें सिंपल इसका मतलब जो है ऑफिस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। अब हम देखते हैं ये कंसेप्ट है गैंग प्लैंक। ये किसने दिया है, ये हेनरी फ्योल ने दिया है। ये भी थिंकर्स है हेनरी फ्योल, ऑल्सो कॉल्ड लेवल जंपिंग, और इसको हम कहते हैं लेवल जंपिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो भी काम है हायरार्की में तो वो क्या हो रहा है पूरा प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रहा है। इंसिस्ट ऑन लेवल जंपिंग इंस्टेड ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल। इसमें क्या है हम लेवल जंपिंग का जो है देखेंगे कंसेप्ट कि हम जो प्रॉपर चैनल है उसको क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, किसके थ्रू, गैंग प्लैंक के थ्रू। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू सबॉर्डिनेट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इसमें गैंग प्लैंक में हम देखेंगे। इन्फॉर्मिंग इमीडिएट सुपीरियर एलिमिनेट्स डिले एंड ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और अन्य जो भी एलिमिनेट डिले हो जाते हैं उनको क्या करता है, ख़त्म करता है। टू अवॉइड इररिलेवेंट लेवल ऑफ हायरार्की, जो भी इररिलेवेंट लेवल है हायरार्की के उसको भी क्या करता है, अवॉइड करता है। अब जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे उसमें क्या था कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको क्या करना था, कम्युनिकेशन करना था। जैसे ए को करना था ई के साथ, फिर ई को करना था ए के साथ, तो पूरा प्रॉपर चैनल था। ई को सी के साथ, अगर ई को डी के साथ करना था फिर ई को सी के साथ, सी को ई को ए को इन्फॉर्म करेगा, ए बी को इन्फॉर्म करेगा, बी डी को इन्फॉर्म करेगा, तब जाके क्या है उनकी जो है वो कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा इमीडिएट मतलब कोई भी अर्जेंट काम हो तो उसके लिए अगर हमें बात करनी हो तो जो पूरा प्रोसीजर है वो तो पूरा लॉन्ग प्रोसेस लग जाता है उसके थ्रू। अगर लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी अगर हमें कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी हो, तो उस तरह गैंग प्लैंक का जो कंसेप्ट है इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा इन्फॉर्मिंग इमीडिएट सुपीरियर होगा तो उसे क्या करना है, हमने इन्फॉर्म करना है। तो इसमें हम लेवल को क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर हमें ई से बात करनी है तो एफ को सिर्फ क्या करना है, डी को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, और डी उसकी बात किससे कराएगा, डायरेक्ट ई से कराएगा। इन्फॉर्मिंग इमीडिएट सुपीरियर को आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है। एफ डी को करेगा क्योंकि उसे ई से बात करनी है, एफ डी से करेगा अपने इमीडिएट सुपीरियर को, और ई से वो क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। यह था गैंग प्लैंक का कंसेप्ट जो हेनरी फ्योल ने दिया था। इस तरह हायरार्की के बाद हम करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन का मतलब किसी चीज़ की लिमिट को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेन। और स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का।
Span of control refer to the number of subordinate a manager or superior can manage, supervise or control effectively and efficiently. It represents a numerical limit of subordinates to be supervised and controlled by a manager. मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है एक सुपरवाइजर या टॉप मैनेजमेंट या कोई मैनेजर टॉप का ले लो जो लोगों को क्या करता है, हैंडल करता है. एक जो सुपरवाइजर है वो अपने अंदर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, बट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है. अब एग्जांपल, एक आपकी क्लासरूम है, उसमें आपका टीचर है. जब आपकी क्लासरूम में 10 to 20 स्टूडेंट होंगे तो टीचर क्या करता है, उनको ईजिली हैंडल कर सकता है. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो क्या करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं उनको वो क्या करेगा, अच्छे से जो है वो डील कर लेगा, अच्छे से हैंडल कर सकता है. बट अब हम देखते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस की ले लेते हैं, तो हम एक कंसेप्ट देखते हैं, सेक्शंस बनाते हैं. वो सेक्शंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हम एक ही क्लास में 100 to 200 स्टूडेंट को ले लेंगे या 300 to 400 स्टूडेंट को एक ही क्लास में ले लेंगे, एक तो इंडिविजुअल अटेंशन देना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, किसी को इंडिविजुअल अटेंशन मिल ही नहीं सकती. बिकॉज अगर कोई बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, थोड़ी बहुत उसको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उसमें उस प्रोसेस में तो टीचर को पता ही नहीं चलता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में कि किसको मैं, जो वीक स्टूडेंट है उनको मैं अटेंशन आखिर कैसे दूं. अगर हम इसमें सेक्शंस को देखते हैं, जो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट को, तो उसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो ईजिली क्या करता है, हैंडल कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को. जब उसे कोई एग्ज़ाम होता है तो जब वो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम शीट्स पे चेक करेंगे तो उसमें भी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है. वो इतना ज़्यादा जो है टाइट नहीं होता है, काम से थकता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने काम को क्या करेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अपने काम को करेगा. उस तरह जो सबऑर्डिनेट कितने जो सुपीरियर है वो कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल. आल्सो नोन एज स्पेन ऑफ मैनेजमेंट भी इसे कहते हैं, स्पेन ऑफ सुपरविजन भी कहते हैं, स्पेन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल को. फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेन ऑफ कंट्रोल, दैट इज स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स. डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट स्किल्स जो हैं हमें अमंग द वर्कर्स देखने को मिलते हैं. अब हमें नेचर ऑफ वर्क देखते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क हमें देखने को मिलती है. जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है और कोई अलग डिपार्टमेंट हो गया, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो उसमें हमें क्या है, अलग अलग जो है वो नेचर ऑफ वर्क देखने को मिलती है. लोकेशन ऑफ द वर्क ग्रुप हमें देखने को, अगर हम बोलेंगे, हम इसमें देखते हैं कि लोकेशन कौन सी है, हिली एरियाज़ हैं, हिली माउंटेन्स एरियाज़ हैं, या फिर कोई बिल्कुल प्लेन एरियाज़ हैं जो उसको लोकेशन ऑफ द वर्क दिया गया है. एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन्वायरमेंट देखेंगे कि उसको कैसे वो अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट. और कैपेसिटी ऑफ द सुपरवाइजर देखेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल दे सुपरवाइज, कितने जो सबऑर्डिनेट को वो सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब स्पेन ऑफ कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस देखते हैं. सर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल की, सर लैंड हैमिल्टन के अकॉर्डिंग 3 to 4 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए. उर्विक के अकॉर्डिंग 5 to 6 हायर लेवल पे एंड 8 to 12 लोअर लेवल पे होने चाहिए. ग्रेग यूनिस के अकॉर्डिंग 6 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए. लॉर्ड हेल्डेन एंड ग्राहम बेल के अकॉर्डिंग 10 to 12 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए. उसके बाद हम इसकी देखने को हमें मिलती है स्पेन ऑफ अटेंशन का एक कंसेप्ट. स्पेन ऑफ अटेंशन का यही मतलब है कि ह्यूमन कैन गिव ओनली लिमिटेड अटेंशन टू ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स इन अ पर्टिकुलर स्पेन ऑफ टाइम. क्योंकि जो भी ह्यूमन है तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ ही लोगों को जो है वो अटेंशन दे सकता है कुछ ही टाइम पीरियड में. वो ज़्यादा लोगों को अटेंशन नहीं दे सकता एट ए टाइम. देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच ह्यूमन कैन अटेंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ये कंसेप्ट जो है स्पेन ऑफ अटेंशन, ये ग्रेग यूनिस ने दिया था. इन 1993 वो अपना पेपर पब्लिश करते हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन. उस पेपर के अंदर वो मेंशन करते हैं 3 टाइप्स ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. पहले वो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, और उसके बाद क्रॉस रिलेशनशिप. डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप में हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, सेपरेट रिलेशनशिप. और उसके बाद डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में हम देखते हैं जैसे बिटवीन द सुपीरियर विद हिज वर्क ग्रुप्स इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. हम इसमें हमें डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में मिक्स रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं.
क्रॉस रिलेशनशिप में क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स अंडर कॉमन सुपीरियर, जिसमें एक कॉमन सुपीरियर होगा लेकिन उसके बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या होंगे, क्रॉस रिलेशनशिप होंगे। ए का सी के साथ, सी का डी के साथ, बी का सी के साथ, इस तरह हमें क्रॉस रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। एक फॉर्मूला दिया है ग्रेग यूनिस ने इसमें, जिसमें आर को उन्होंने टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप बोला है और एन को नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू अ सुपीरियर। आर.जी.एस. बेकर की एक स्टेटमेंट है, दिस प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। इसको आप याद रखिए, बेकार से नॉनसेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, इट इंक्रीज एफिशिएंसी, ये क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होती है इसमें। डिवेल्प टीम स्पिरिट इसमें डिवेल्प होती है। इनहेंस मॉरल होता है इसमें, मॉरल जो होता है वो हमारा इनहेंस होता है, बढ़ता है इसमें। और ईजी टू क्विक एक्शन जो है वो हम बहुत ज़्यादा ईजिली ले सकते हैं। डिवेल्प डिसिप्लिन, इसमें जो है हमें डिसिप्लिन देखने को मिलता है, इसमें डिसिप्लिन जो है वो डिवेल्प होता है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन है, टीम स्पिरिट है और हमारा मॉरल जो है वो इनहेंस हो रहा है, जो है क्विक एक्शन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो डिसिप्लिन है हमारा वो है डिवेल्प होगा। जो ये फैक्टर्स हैं इसके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये PYQ में आ चुके हैं। और उसके बाद जो ये ग्रेग यूनिस का फॉर्मूला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस तरह जो स्टेटमेंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं UGC नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।